होगा आज नहीं तो कल होगा। सर इस स्लोगन को जब भी मैं पढ़ती हूँ एक पॉजिटिविटी आती है, अच्छा फील करती हूँ। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ जिनके माध्यम से हमें स्थानीय शासन और आपकी भूमिका को जानने का अवसर मिलेगा। सर मेरा पहला सवाल आपसे ये है, सर आपने अपना राजनीतिक कैरियर कब शुरू किया था? मेरा राजनीतिक कैरियर बेटा सन 1984 में। सन 84 में मैं भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष बना। जी सर। क्योंकि मेरे मन में शुरू से समाज सेवा का भाव रहता था, ऐसा कुदरती भाव था। तो भाव होते होते और राजनीतिक क्षेत्र मेरा एक्सीडेंटल राजनीति में आया। मैं न्याय के पीछे कहीं मैं अड़ गया और उस जगह एक मर्डर हो गया और उस मर्डर में हमारे ताऊ और एक हमारे भाई का नाम दर्ज हो गए। तो उस समय फिर मैं राजनीति में आया और होते होते फिर मैं इस क्षेत्र की ओर बढ़ता चला गया और 1984 में फिर मंडल अध्यक्ष बना। फिर मैं जिले का मंत्री बना, फिर पंचायत प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बना, फिर विभिन्न जिम्मेदारियां मिलती गई और 2007 में मैं विधायक बन गया। ओके सर। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सर उस टाइम पे आपकी नई राजनीति क्या थी? राजनीति का भाव ये होना चाहिए सच्चाई में कि हम पर जो जिम्मेदारी मिला है उसके द्वारा हम क्या सेवा कर सकते हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं। हम जो असहाय लोग हैं उनको हम सहारा दे सकते हैं, या जिनको कहीं न्याय न मिला है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। राजनीतिक और क्षेत्र के विकास को क्या, जैसे हम पे कुछ ताकत हो, सरकार बने, जैसे कुछ चीजें ऐसी होती है तो हम क्षेत्र के विकास को क्या कर सकते हैं। और वो भाव जब पैदा होता है, जैसे एक शिष्य ने अपने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी हमारा भारत विश्वगुरु था, हमारा भारत विश्व शिखर पर था, हमारा भारत सोने की चिड़िया था, भारत की बात संसार मानता था, भारत के पीछे संसार चलता था। वो दिन कब आएगा जब भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा? तो स्वामी जी बोले, सुन बच्चा मैं इसका सूक्ष्म उत्तर देता हूं। तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगेगा, उसी दिन भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा। तो हमारे मन में भाव आया कि वास्तव में जो हमको जिम्मेदारी मिली है हम उसे बखूबी ईमानदारी से निभाएं, तभी हमारा भारत विश्व शिखर पर होगा। ऐसे कुछ देशों के उदाहरण है। आज हम इजराइल का उदाहरण देते हैं। वहां पर 1 करोड़ से कम आबादी, 92 लाख या इस तरह से है, और वहां का बच्चा बच्चा एक है। वहां राष्ट्रवाद है, वहां जातवाद नहीं है, कोई भी बात नहीं है, केवल एक ही बात है, राष्ट्रवाद। इसलिए राष्ट्रवाद है तो 92 लाख भी एक मुट्ठी में होते हैं, और कितने भी देश हैं वो किसी से डरता नहीं है। तो इसलिए हमें जो जिम्मेदारी मिले वो ईमानदारी से निभाओ, ये भाव हमारे मन में, और इसी भाव से हमने सेवा भाव किया। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सर जब आप एमएलए बने थे तब आपके सामने क्या क्या समस्याएं थी? 2007 में जब मैं एमएलए बना, जी सर, तो सही बात तो ये है, शेखुपुर रोड पर एक हमारे अनवर भाई थे, अब इस दुनिया में वो नहीं है। उन्होंने डिग्री कॉलेज खुलवाया, उनके मन में थी मैं शिक्षा में कुछ काम करूं। और यहाँ से जब शेखुपुर रोड पे जाते थे तो बूचड़ खाना था रोड पर, और वहां इतने पशु काटे जाते थे, वहीं खून जो था वो सड़कों पर आता था, और खून सड़कों पर आता था तो उनके कॉलेज में बच्चे पढ़ने क्यों जाए? तो उन्होंने मुझसे कहा, बाबूजी मेरा विद्यालय कैसे चलेगा जहाँ इस तरह से बूचड़ खाने में ये खून सड़कों पर आता है, आप इसके लिए संघर्ष करो। जब हमने उसके लिए संघर्ष आया तो अधिकारी इस बात से घबराने लगे कि हमने इसमें कुछ किया तो एचएम मतलब हिंदू मुसलमानी ना हो जाए, और वो टालते रहे। बहरहाल मेरे मन में बात आई कि न्याय की बात यह है कि यहाँ पर ये बूचड़ खाना बंद हो, हमारा डिग्री कॉलेज बने, यहाँ हमारी बेटे बेटियां अच्छी रूप से पढ़े। मैंने वो विधानसभा में प्रश्न उठाया, विधानसभा में मैंने आवाज उठाई, और जब विधानसभा में मैंने ये आवाज उठाई तो ये बूचड़ खाना बंद हुआ। और बूचड़ खाना बंद हुआ उस समय यहाँ के जो पूर्व विधायक, इस समय चेयरमैन पति आबिद झा, इनके नेतृत्व में मेरे पुतले फूंके गए। उस समय मैंने कहा, मेरे पुतले क्या फूंक रहे हो, मुझे भी जिंदा फूंक दोगे तो भी सत्य की राह पे चलूंगा, ऐसा मैंने उस समय कहा। आज वो जगह ऐसी अच्छी हुई है, आज वह जमीनों की कीमत बढ़ गई, वो जमीन आबाद हो गई, आज वो डिग्री कॉलेज
बहुत अच्छा हो गया है। तो मैं समझता हूँ मैंने वो बंद करवा कर पुण्य कार्य किया, ऐसा मेरा है। और भी कोई काम जैसा है, जैसा अपने ये लाल पुल पर जाते हैं, यहाँ बहुत जाम लगता था, एक ही पुल था मतलब, और इतना बड़ा जाम लगता था कि हर समय पुलिस को परेशानी होती थी और गाड़ियां बहुत लंबी लाइन में लगती थी। मैंने फिर वो दूसरा पुल, जबकि मैं विपक्ष में था, तो दूसरा पुल मैंने उस समय 2007 में बनवाया था। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सर उनमें से कौन सी समस्याओं का समाधान आपके द्वारा हो चुका है? समाधान जैसा पुल बन गया है ना, कट्टी खाना बंद हो गया। एक अभी पीछे समाजवादी पार्टी की सरकार के जमाने में ये बाईपास मंजूर हुआ, बाईपास मंजूर हुआ, और वो थोड़ा सा शुरुआत करवा के रो रहा है, पर झूठ झंझट हो गए। वो ऐसा लगता था कि बाईपास है ही नहीं, सब लोग रोड यही आता था, पूरी बहुत बड़ी जाम की समस्या थी। तब फिर मैं उसमें लगा और मैंने उस समय अपने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र दिया, जबकि उस समय मैंने काफी उसमें परेशानी भी मैंने झेलनी पड़ी। लोगों ने कहा, उन्होंने ऐसा पत्र लिख दिया। बहरहाल वो बाईपास मैंने बनवाया, और जो जहां पर अभी पीछे जो पुल था उसमें, पिछले बाईपास में पुल ही नहीं था। बाईपास कहा गया जो पुल ही नहीं है, उसमें पुल ही मंजूर नहीं था। वो भी मैंने 16-17 करोड़ से ऐसे कुछ करोड़ लगे और वो पुल मंजूर करवाया। आज बाईपास वो फर्राटेदार दौड़ रहा है। एक समस्या मेडिकल कॉलेज की थी। मेडिकल कॉलेज की बात सही है, समाजवादी पार्टी में स्वीकृत हुआ, लेकिन केंद्र का पैसा होता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, जिसने मतलब कोई भी प्रयास किया तो प्रयास तो सच्चाई में मानना चाहिए, है ना, पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। लेकिन सब वहां से सरिया रोड़ी सब गायब। और जब मैं विधायक बना और मैंने हमारी सरकार बनी, तो वो आज मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे रूप, आज हम MBBS की परीक्षाएं, मतलब कक्षाएं लगती हैं, बहुत कुछ सुधार हुआ है। और भी कई काम अगर देखे जाए तो बहुत, ये हमारा सिविल लाइन का था, कितनी बड़ी समस्या जी, नालों फालों की समस्या है, आगे जल भराव की समस्या है। STP का प्लांट अभी लगाई था, 4 करोड़ कुछ का बना है, और सिविल लाइन मंजूर कराई दी है। ये सब होगा तो ये सब शहर की पानी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सर आपके कार्य में आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? राजनीति में जो है, अक्सर मैंने देखा है लोग झूठ ही बोल देते हैं, होते हैं मना करवा देते हैं। मेरे मन में रहता है, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है, ये जैसे हाथों में जाती है वैसी बन जाती है। जब भगवान राम और कृष्ण के हाथ में थी तो ये भक्ति हो बन गई थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, असफुल्ला खां के हाथों में थी तो यही राजनीति शक्ति बन गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, ऐसे लोगों को हाथों में गई तो ये मुक्ति बन गई थी। और यही राजनीति सत्ता लोलुप जो दलाल थे, यानी पीछे जो सरकारें थी, कि आज उनके इतने करोड़ का घोटाला, इतने करोड़ का घोटाला, इतने करोड़ का घोटाला, जब और वो सब जेलों में जाने लगे, तो ये राजनीति ऐसे घोटालेबाजों के हाथ में जाती है तो विपत्ति बन के खड़ी हो जाती है। और ये राजनीति जब मोदी और योगी जैसों के हाथों में जाती है तो फिर देश की तरक्की और उन्नति बन जाती है। तो ये तो राजनीतिक क्षेत्र ऐसा है, जैसे हाथों में जाती वैसी ही बन जाती है। ये उस आलू की तरह है, जैसे जिस सब्जी में डाल लो, बैंगन के साथ डाल लो बैंगन आलू, सेम के साथ सेम आलू, गोभी के साथ डाल लो गोभी आलू। तो ये राजनीति जैसे हाथों में जाती है वैसी बन जाती है। आज महेश गुप्ता के हाथों में राजनीति है तो सत्य की है, अच्छा सोचो अच्छा की है, आज नहीं तो कल होगा, इस तरह की है। सेवा की है, त्याग की है, तपस्या की है, लोगों के लिए, दिलों के लिए हम क्या राहत पहुंचा सकते हैं, ऐसा हमारे भावना तो इस राजनीति में इस रूम में कर रहा हूँ अपना। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सर अभी आपका पूरा ध्यान किस समस्या को लेकर है? मेरा पूरा ध्यान एक तो मुख्य रूप से जो अभी हमारे 2024 में 396 मृत्यु हुई जिन पर हेलमेट नहीं था। हेलमेट होता तो बच जाते हैं। तो मेरे मन में ये भाव पैदा हुआ है कि हम जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि वो होता है जनता दुखी तो वो दुखी, जनता सुखी तो वो सुखी। और मुखिया मुझे 115 बताई विधानसभा का बनाया है और मैं अपनी इस विधानसभा को माँ के रूप में मानता हूँ। जब माँ के रूप में मानता हूँ और मैं मुखिया हूँ, मुखिया कौन, लल्ला तू खा ले, लल्ली तू खा ले, बाल को सब खा लो, बचनेगी तो मैं खा लूंगा। तो मुझे अपनी उस चिंता क्षेत्र की करनी चाहिए। तो मैंने 6 मार्च को, ये मेरे
मुझसे किसी हमारी डीएम निधि श्रीवास्तव जी ने कहा कि सर 396 मृत्यु हुई जिन पर हेलमेट नहीं था। तो मैंने उसी दिन मन बना लिया कि आगे भविष्य में मैं लोगों की इसकी चिंता करूंगा। 7 मार्च को हमारे 162 बेटियों की शादी थी और उसी दिन मैंने 162 हेलमेट मंगाए और प्रत्येक जोड़े को एक एक हेलमेट दिया। उन बेटियों से मैंने कहा, बेटियों मैं तुमसे एक बात कह रहा हूं, इसे तुम अपने दिल पे ले लेना और मेरी बात मान लेना, जब तुम्हारे पति ये घर से जाए तो फिर इनको हेलमेट जरूर देना। और मैं बोलते बोलते मेरे आंखों में भी भाव वैसे आ गए और मैंने उस दिन से ही मैं लगातार अब तक मैंने 6,500 हेलमेट बांट चुका हूं। और एक मेरे मन में ये भाव कैसे ये हम समस्या दूर करेंगे। आज कई एक्सीडेंट हुए हैं जहाँ आज से मतलब अब इस दरमियान में जिन पे हेलमेट था तो मेरे मन को ये सकून होता है कि हेलमेट की वजह से इनकी जान बच गई। तो ऐसा मेरे मन में प्रोत्साहन रहता है। एक अभी जो बच्चे हमारे टॉप हुए हैं, टॉप 10, तो अभी हाई स्कूल इंटर में जिनके लगातार 14 लोग बच्चों की 4 बच्चों के थे तो 24 बच्चों को किया। अभी ये सीबीएसई बोर्ड के थे, इसमें लगभग 26 बच्चों को सम्मानित किया। तो ऐसा मेरा मन रहता है कि हम लोगों को प्रोत्साहन करें, क्योंकि एक बात और हम कहते हैं कोई अच्छा व्यक्ति हो, छात्र हो, अध्यापक हो, अधिकारी, कोई भी अच्छा हो, फिर उसका इतना सम्मान करो मजबूर हो जाए उसी रास्ते पर चलने के लिए। इसलिए हमारे मन में भाव रहता है हम अपनी विधानसभा में क्या अच्छा कर सकते हैं। और एक बात मैं कहता हूं कि तुम कहते हो कलयुग और मैं कहता हूं सतयुग, हृदय में सत्य वो चीज होने लगती है। मैंने अब तक कई प्रतिज्ञाएं की हैं और वो सब प्रतिज्ञाएं पूर्ण हुई। पहले जब आतंकवाद बहुत था इतना उस समय मैंने 26 नवंबर 2008 को जब बम्बई की घटना घटी जिसमें लगभग 180 लोग स्टेशन पे मार दिए गए, 30 नवंबर को मैंने प्रतिज्ञा की जब तक मेरे देश से आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। 5.25 साल में अन्न ग्रहण नहीं किया। जिस दिन मोदी जी का शपथ ग्रहण समारोह था उस दिन मैंने अन्न ग्रहण किया और सब लोगों का। अभी कोरोना था, कोरोना में लगभग 3.5 साल मैंने अन्न नहीं खाया। तो कहने का भाव मेरा है मैं भावनात्मक व्यक्ति भी हूं और ईश्वर से इस तरह की प्रार्थना करता हूं। हमारे सर्वप्रथम चूंकि मुझ पर जिम्मेदारी विधानसभा की है तो मेरी विधानसभा में सब सुखी रहें, संपन्न रहें, सब फलें फूलता, ऐसा मेरा भाव रहता है। तो इसी भाव से मेरा अपना काम चल रहा है। मेरी केवल 2 मिनट की पूजा होती है। मैं हरिबोल जिनको मानता हूं, ये हरिबोल महाराज हैं जिन्होंने 35-36 किलोमीटर लंबा बांध बगैर सरकारी सहायता के जो इलाका तबाह होता था उस इलाका को उन्होंने आबाद कर दिया। तो वहां हिंदू मुस्लिम कोई भी से पूरा इलाका नतमस्तक होता है क्योंकि उन्होंने पूरा इलाका स्वर्ग में वातावरण कर दिया। तो मैं सुबह जब उठता हूँ नहा धोने के बाद इनकी पूजा करता हूँ। उनके साथ और भी देवी देवता होते हैं। मैं उन सबके सामने पहुंचता हूँ तो कहता हूँ हे ईश्वर मेरी कोई बात नहीं, मैं फटा पुराना भूखा प्यासा त्याग तपस्या ईमानदारी सच्चाई में मुस्कुराते हुए गुजर कर लूंगा, लेकिन मेरे लोग सब फले फूलें तरक्की करें, इनके घरों में खुशहाली हो, खेत हो तो हरियाली हो, ये सब प्रसन्न होंगे। इनके बीच में मैं बैठ जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। यही मेरी पूजा और 3 बार अपना संग बजा दिया, छुट्टी भी लो। इसे ये है मेरा। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सर हमारे शहर में ट्रैफिक जाम की एक बड़ी समस्या है, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? ऐसे बेटा एक तो पहले थी वो, एक तो ये बाईपास हो गया फाइनल, दूसरा एक और है, दूसरा बाईपास में हम लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री से हम लोग मिल चुके हैं, हमारे सभी माननीय विधायक मिल चुके हैं, भारत सरकार के मंत्री भी लगे हुए हैं। सब लोग इस बात में लगे हुए हैं कि किसी तरह से ये और हो जाएगा तो ये हमारी फिर जाम की समस्या दूर हो जाएगी। और एक जो एक्सप्रेस वे निकली रहा है इससे ही बहुत समस्या दूर हो जाएगी। ये 2-3 महीने में 3 महीने में ये चालू हो जाएगा गंगा एक्सप्रेस वे, तो जाम की समस्या हमारी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सर हमारे शहर में कुछ हिस्सों में बरसात होने के कारण जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? ऐसा मतलब तो ये अभी एसटीपी जो करवाई है सब इसमें नाले की ये सब बनेंगे बहुत जल्दी, और ये सीवर लाइन की भी चल रही है और अभी नालों की खुदाई भी हो गई है, तो लगभग बहुत समस्या इससे दूर हो जाएगी। और सीवर लाइन की होगी फिर तो सब दूरी हो जाएगी और तो कुछ करना। सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सर हमारे शहर में वोकेशनल एजुकेशन व्यावसायिक शिक्षा की एक बड़ी कमी है, जैसे कि टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, आईआईटी कोचिंग सेंटर्स हमारे बदायूं में नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करना चाहेंगे? सर कुछ चीजें जो है ना, जी सर, जैसे हमारी जानकारी में ना हो सही ढंग से, सामने वाले जानकारी दे दें
तो ये मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, अपनी इस बिटिया को धन्यवाद देता हूँ। अब मैं इस कार्य में प्रयास करूंगा मैं, और अपने माननीय मुख्यमंत्री से या हमारे शिक्षा मंत्री जो भी है, मैं उस प्रयास करके फिर मैं ये काम करूंगा। सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सर हमारे शहर में महिला प्रतिभागिता की बहुत ज़्यादा कमी है। सर, महिला प्रतिभागिता को बढ़ाने के लिए आप क्या करना चाहेंगे? महिला प्रतिभागिता की मैं क्या, मोदी जी इतना कर रहे हैं, योगी जी इतना कर रहे हैं, उनके करने से ही, जैसे आज सेना में हमारी बेटियों का स्थान बहुत ज्यादा हो गया, और आज हमको इस बात का गर्व है, जिस पाकिस्तान ने हमारे यहाँ 26 पर्यटन वाले लोग इस तरह से मार दिए, निर्मम हत्या कर दी, और हमारे देश की 2 बेटियों ने वो बदला लिया, हमारे 26 की जगह 100 आतंकवादी मार दिए, और 40 पाकिस्तान के अफसर मार दिए, और उनके 9 आतंकी अड्डे वो तबाह कर दिए, और चाहे वो कराची हो, इस्लामाबाद, जितने भी थे सब ऐसे तबाह हुए हैं। और वो पाकिस्तान उन बेटियों की वजह से गिड़गिड़ाने लगा, माफी मांगने लगा, भविष्य में ऐसे काम नहीं करूंगा। और आज मैं कह सकता हूं, वो पाकिस्तान में इतनी भुखमरी मर रही है, वहां अब लोग पानी को तरस रहे हैं। वहां के गृह मंत्री का घर फूंक दिया, क्योंकि जनता देखती है हमें दुनिया से मतलब नहीं, जनता तो ये कहती है हमें सुविधा दो। आज पुलिस में अभी 60,000 भर्तियां हुई हैं, उसमें 12,000 हमारी बेटियां हुई हैं। आज किसी भी क्षेत्र में देखो, आज बेटियों का स्थान बहुत बड़ा है। आज समूह के द्वारा मेरी बेटियां सक्रिय हो गई। तो इस तरह से महिला सशक्तिकरण में बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, यानी मोदी जी स्वयं में, योगी जी स्वयं में सब इतना कर रहे हैं। तो आज हमारी बेटियां बहुत बढ़ के आ रही हैं, हमारी मातृ शक्ति बहुत आगे है, और हम देखते हैं जागरूकता मातृ शक्तियों में बहुत ज्यादा है। सर, एज अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट, सर आप मेरे फ्यूचर के लिए मुझे क्या गाइड करना चाहेंगे? सर, एक मैं राजनीतिक विज्ञान की एक स्टूडेंट हूँ, तो सर मेरे फ्यूचर के लिए आप मुझे क्या गाइड करना चाहेंगे? जैसे मेरा मंत्र है अच्छा सोचो, अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। और जो हम बोलते हैं इसे ब्रह्मांड में गूंजता है, जो हम बोलते हैं इसे ब्रह्मांड में गूंजता है। तुम्हारे हृदय में खुद ये भाव आए कि मुझे क्या बनना है, आगे मैं क्या अच्छा सोचती हूँ, जब ये तुम सोचोगी तो ये चीज फिर होने लगेगी। उदाहरण के लिए मेरा बेटा, जैसे तुम एक मेरी बेटी हो, ऐसे ही मेरा बेटा जिसका नाम केशव, उसके मन में भी ये भाव था। उसने कहा मैं आगे भविष्य में मेरे लिए क्या सोचता हूँ, मैं तू अपने मन में सोच तुम्हें क्या बनना है बेटा। उसने कहा पापा जी मैं जज बनना चाहता हूँ। मैंने कहा सुन केशव, लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम बढ़ाता चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। केशव, चूंकि तुम लोग कहते हैं, तुम कहते हो कलयुग, और मैं कहता हूं सत्ययुग। केशव तो जज बनेगा। और फिर उस रास्ते पे चला। उसने आगे एग्जाम में प्री में पास हुआ, फिर मेन में रह गया, फिर प्री में पास हुआ, फिर मेन में पास हुआ, इंटरव्यू में रह गया। जब इंटरव्यू में रह गया तो एक वो सांप और सीढ़ी का खेल होता है, 99 पर सीढ़ी जानती हो? जी सर। है, जब 99 पर आ जाती है वो सांप के मुंह पर, वो नीचे आ जाती है। तो ऐसे इंटरव्यू का हो गया, इंटरव्यू में रह गया, रोने लगा, बुरी तरह से रोने लगा, पापा जी अब जज नहीं बनूंगा मैं। केशव ना हताश हो, ना निराश हो, ना निष्क्रिय, चले बेटी चलता रहे। केशव तो जज बनेगा। चूंकि बोलते हैं ब्रह्मांड में घुसता है। फिर वो बेटा हमारा प्री में भी पास हुआ, मैंने हुआ, इंटरव्यू हुआ। जिस दिन मैं मंत्री बना था, मैंने ईश्वर से कहा हरि बोल महाराज, मैं मंत्री बनता ना बनता, हमारा बेटा केशव जज बन जाता। और ईश्वर की माया, जैसे मैं लोगों से कहता हूं, तुम कहते हो कलयुग, मैं कहता हूं सत्ययुग, हृदय में सब तुम जानते हो। 11 बजे मैं मंत्री बनता हूं, और 11:15 बजे बेटा हमारा उसी दिन जज बन जाता है। तो इसलिए ये तुम्हारे ऊपर स्वयं निर्भर है। तुमने अपने मन में ठान लिया मुझे ये बनना है, और जैसे मुझे लगता है, जैसे मैंने अभी कहा ना, सत्य बोलते बोलते सत्य होता है। तुम कहते हो कलयुग और मैं कहता हूं सत्ययुग, जैसे मुझे लगता है। क्योंकि पूत के पांव पानी में मालूम पड़ जाते हैं, ये कहावत है ना। तो बेटी, जैसा तुम्हारा, मैं शिक्षा मेरी ज्यादा नहीं है, एटीट्यूड है तुम्हारा, जैसे जो भाव है तुम्हारा है, जैसे लगता है तुम एक दिन इस देश की बहुत होनहार बेटी बनोगी। और मेरी तुम्हारे लिए बहुत शुभकामनाएं बेटी। तुम वास्तव में
बहुत अच्छी योग्य बेटी बनोगी। और मैं उस परम पिता परमेश्वर हरि बोल महाराज से प्रार्थना करता हूँ, ईश्वर मैंने कुछ पुण्य काम करे हो तो हमारी इस बेटी में दे देना। Thank you so और much, बेटी sir. हमारी ये तरक्की करे, ठीक है ना मेरी इतना। Sir, at the end, I would like to say that, sir, thank you so much for giving this valuable time and share experience with us. Sir, आपके विचारों ने न केवल हमें स्थानीय शासन को जानने में हमारी मदद की है, बल्कि जनसेवा के प्रति हमारी सोच को भी प्रगाढ़ किया है। सर, मैं आपके उज्जवल भविष्य और निरंतर सफल नेतृत्व की कामना करती हूँ। Once again, thank you for this insightful conversation. Thank you, sir. धन्यवाद बेटा। I would like to express my gratitude towards my class teacher, Mr. Rahul Maheshwari sir, for his guidance and support throughout this project, and thank you Bloom Indian School for giving me this opportunity.